What happened when a metal react with a acid? Okay, in this we will study that how the metal react with a acid and what will be our product. Okay, you have already learned that metal react with a acid to give us salt and hydrogen gas. Okay, when a metal react with a acid, okay, जब metal जो है वो acid के साथ react होगा तब क्या मिलता है, तो हमें salt and hydrogen gas मिलता है. Okay, which we have already studied in a previous chapter. Okay, then also we will study it. Okay, क्या हो जाएगा, तो कि जब मैटर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट हुआ तब हमें एज अ प्रोडक्ट हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिला. ओके, राइट अ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ अ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक and iron with a dilute hydrochloric acid. Hydrogen gas is not evolved when a metal react with a nitric acid. जब मेटल जो है, ओके, व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड एट दैट टाइम वी कैन नॉट एबल टू सी हाइड्रोजन गैस. ओके, और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. जब मेटल जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तब हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व होता नहीं, बट इट इज़ ओनली इवोल्व ड्यूरिंग अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड or H2SO4, whatever. Okay, in nitric acid there will be not be a any such type of reaction. It is because HNO3 is the strong oxidizing agent. Because HNO3 is the strong oxidizing agent and it oxidizes the H2 produced to water. जब ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद HNO3, HNO3 जो है क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, तो जो हाइड्रोजन गैस बनेगा वो सीधा क्या ऑक्सीडाइज हो जाएगा और किसके फॉर्म में, तो क्या वाटर के फॉर्म में हो जाएगा. वंस अगेन वी आर रिपीटिंग, when metal react with a dilute acid at that time we can see that a salt and hydrogen gas is evolved. Hydrogen gas is evolved and salt is formed as a product. बट इन नाइट्रिक एसिड में क्या हो जाएगा, तो कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन बनता है वो सीधा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो सीधा हाइड्रोजन गैस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो डायरेक्ट हाइड्रोजन जो होगा वो ऑक्सीडाइज होकर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, और क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा. सो HNO3 के दौरान ये सब रिएक्शन देखते हैं. बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ अ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2. पर Mg और Mn ऐसे मेटल हैं जो क्या करेगा, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या H2 गैस को इवॉल्व करने देंगे. सो व्हेन मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तब क्या हो जाता है, तो कि H2 गैस जो है वो इवॉल्व होगा. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ बबल वॉज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के अंदर रेट ऑफ बबल, ओके, फॉर्मेशन ऑफ बबल जो है, बबल से क्या, तो कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेज. During the reaction, evolution of gases is maximum और fastest in magnesium. जब मैग्नीशियम मेटल हमने लिया है तब गैसेस का इवोल्यूशन फास्ट होता है. द रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस. इस केस के दौरान क्या, तो क्या रिएक्शन जो है वो क्या एक्सोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक यानी क्या, ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज इवॉल्व, हीट एनर्जी इज इवॉल्व, दैट इज नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर. ओके, और रिएक्टिविटी कैसे डिक्रीज होती है, तो के इन अ फॉलोइंग मैनर. तो ऐसा, तो के Mg जो है, ओके, वो ग्रेटर रिएक्टिव देन Al. सेम वे Al इज ग्रेटर रिएक्टिव देन Zn. सेम वे Fe इज ग्रेटर small. Okay, so Mg is greater reactive than Al. Al is greater reactive than Zn, and Zn is greater reactive than iron Fe. So this way is the reactivity series. Mg सबसे ज़्यादा होगा, बाद में Al, उससे कम Zn, उससे कम Fe. In this case, copper no bubbles were seen
एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज। क्या होगा, टेम्परेचर भी अनचेंज होगा और बबल्स भी नहीं होंगे। दिस शो दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। उससे क्या हम एस्टिमेट कर सकते हैं, दैट कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ अ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl के साथ कॉपर मेटल जो है वो रिएक्ट होता नहीं। फ्रॉम दिस वी कैन एस्टिमेट इट दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ द डाइल्यूट HCl। हाउ डू मैटर रिएक्ट विथ द सॉल्यूशन ऑफ अदर मैटर सॉल्ट। Now we will study that when a one matter react with the other metal salt, दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ जब मैटर रिएक्ट होता है तब क्या फिनोमिना क्रिएट होती है, क्या रिएक्शन होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Now we will discuss is that reactive matter can displace a less reactive matter from their compound in the solution or molten form. What will happen? High reactive matter will displace लेस रिएक्टिव जो होगा उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जो भी हायर रिएक्टिव कंपाउंड होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, रिमूव कर देगा और उसके जगह पे वो हाई रिएक्टिव वाला आ जाएगा। ओके, वी विल स्टडी दैट। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल द मैटर आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। ओके, ये जो है वो हमने पहले ही पढ़ चुका है, दैट CuSO4 व्हेन रिएक्ट विद द आयरन। Fe के साथ जब CuSO4 रिएक्ट होता है तब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की थी ना वो। इक्वली वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ द वेरियस मैटर विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड। ओके, उन सब के साथ तो हम रिएक्टिविटी देख ही सकते हैं। बट ऑल मैटर डू नॉट रिएक्ट विथ दिस रिएजेंट। ओके, सभी मेटल जो है वो इन सब के साथ रिएक्ट करते हैं नहीं है। ओके, दैट इज एक्सेप्शनल केस, थोड़े एक्सेप्शनल भी होते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ओके, ये सब तो हमने पढ़ ही चुके कि ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कैसे होता है, वाटर के साथ रिएक्ट कैसे होता है, एसिड के साथ मेटल जो है वो कैसे रिएक्ट होते हैं। बट फ्रॉम दैट वी कैन नॉट एस्टिमेट अ रिएक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर। उस मैटर का रिएक्टिविटी हम डिसाइड कर सकते हैं इस बेसिस से। बट ऑल मैटर डू नॉट रिएक्ट विथ दिस रिएजेंट, सो वी वेर नॉट एबल टू पुट ऑल द मैटर सैंपल। We had corrected in decreasing order of their reactivity. Okay, कैसे करेक्ट किया, तो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेक्ट किया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में ऑलरेडी वी हैव स्टडीड। गिव अ बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अ मैटर, जो क्या है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस। एंड फ्रॉम दैट ओके, उस रिएक्शन से हम आराम से रिएक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। क्योंकि जो भी हायर रिएक्टिव कंपाउंड होता है या हायर रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मैटर को निकाल देगा या डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह पे हायर रिएक्टिव आ जाएगा। तो उससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो मैटर है वो हाई रिएक्टिव है इसके कंपेरिजन में। फ्रॉम दैट वी कैन एस्टिमेट दैट दिस मैटर और अ पर्टिकुलर मैटर इज हाई रिएक्टिव दैन दैट मैटर। कंपेरिजन होगा। इट इज सिंपल एंड इजी इफ मैटर ए डिस्प्लेस मैटर बी फ्रॉम द सॉल्यूशन, इट इज मोर रिएक्टिव देन बी। ओके, तो उससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं अगर मैटर ए जो है वो क्या कर रहे हैं, मैटर बी को डिस्प्लेस कर रहे हैं। डिस्प्लेस यानी क्या, तो क्या यहाँ पे रिएक्शन में दिए हैं हमने, क्या लिया है, मैटर ए लिया है एंड सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। मैटर ए जो है वो हमारा क्या है, तो क्या मेटल है। बट सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी यानी क्या, तो क्या सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। मेटल बी का सॉल्ट है, मेटल बी का सॉल्ट लिया है और बाजू में हमने मेटल ए लिया है। तो इसमें रिएक्शन में क्या होगा, तो क्या मेटल ए ने क्या किया, तो क्या मेटल बी को डिस्प्लेस कर दिया, मेटल बी को रिमूव कर दिया। तो इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं दैट मेटल ए जो है वो क्या है, तो क्या हायर रिएक्टिव दैन मेटल बी। ओके, ये रिएक्शन यहाँ पे पीछे दी गई और नहीं दी है तो ऐसे होगा। व्हेन CuSO4 ओके, मेटल ए में अगर हम ले रहे हैं, ये रिएक्शन हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ी है। ओके, फिर से एक बार हम पढ़ते हैं क्या हुआ, तो क्या मेटल ए यानी हमने ले लिया Fe। ओके, क्या लिया है, Fa, मेटल ए यानी हमारा Fe है
एंड सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी यानी CuSO4 ले लेते हैं, ओके, कॉपर सल्फेट। तो क्या होगा, प्रोडक्ट में हमें मिलता है क्या, तो क्या Fe ने क्या किया, तो कि कॉपर को रिमूव किया और क्या बना दिया, एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है FeSO4। सो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए यानी क्या हुआ, FeSO4 एंड मेटल बी यानी हमारा क्या हुआ, तो कि कॉपर जो था ओके वो रिमूव हो गए, ओके, कॉपर रिमूव हो गए तो ऑब्वियस है क्या है, तो कि Fe इज more reactive than copper, okay, in this you can say that Fe is more reactive than copper। तो इससे हमने एस्टिमेट किया कि Fe is more reactive than copper। The reactivity series is a list of a matter arranged in the order of their decreasing activity। After performing displacement experiment, the following series known as the reactivity or activity series has been developed, okay। ये सब रिएक्शन करने के बाद रिएक्टिविटी सीरीज बनाएगी, ओके, जो यहाँ पे दी गई है, ओके। द रिएक्टिविटी सीरीज विल बी एज फॉलो, ओके। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड, देन सोडियम, देन कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, Zn जिंक, Fe आयरन, बाद में आएगा लेड Pb, फिर है हाइड्रोजन, फिर है कॉपर Cu, फिर है मर्क्यूरी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, ओके। दिस आर द मैनर ऑफ अ रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर जो है वो इसके होगा, मोस्ट रिएक्टिव हमारा पोटेशियम होगा, रेस्ट रिएक्टिव गोल्ड होगा। सो इट विल बी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ओके। दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? नाउ वी विल स्टडी दैट हाउ द मेटल एंड नॉन मेटल react. In the above activity, you saw the reaction of a metal with a number of reagents. Why do metals react in this manner? Let us recall what we learned about the electronic configuration of a elements in class 9. We learned that noble gases which have a completely filled valence shell show a little chemical activity. Okay? क्या होगा, तो के वैलेंस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ओके, तो क्या हो जाएगा, तो के रिएक्टिविटी जो होगी या केमिकल एक्टिविटी जो होगी वो हमें दिखेगी। वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ अ एलिमेंट एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, ओके। तो उससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो है पूरे फुलफिल होंगे देन इट विल बी स्टेबल, ओके। क्या हो जाएगा, तो कि स्टेबल होगा। बट इफ द लैक ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा, ओके, देन व्हाट विल हैपन, इट विल शो रिएक्टिविटी, ओके, रिएक्ट हो करेगा या केमिकल एक्टिविटी दिखाएगा। लेट अस हैव अ लुक एट अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अ नोबल गैसेस एंड सम मेटल एंड नॉन मेटल। We can see from the table 3.3 that a sodium atom has one electron in its outermost shell, okay। यहाँ पे देख सकते हैं क्या outermost shell में सोडियम के अंदर क्या है, ओके, एक इलेक्ट्रॉन होगा, बराबर। If it loses the electron from its M shell, then its L cell now become the outermost cell and that has a stable octet, okay। अगर M में से, सोडियम के बारे में बात करें, सोडियम में से M सेल में से क्या एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो देख सकते हो कि L सेल में क्या हो जाएगा, तो क्या पूरा ऑक्टेट कंप्लीट किया गया होगा सेल। The nucleus of this atom still has 11 proton, but the number of electron has become 10. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो सेम रहेगा बट इलेक्ट्रॉन का नंबर जो था वो क्या होगा, एक कम होगा, 11 में से वो 10 हो गया, सो इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। सो देयर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिवन अस अ सोडियम कैटायन।
क्या देगा तो कि नेट पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और Na प्लस मिलेगा। क्या मिलेगा तो कि Na प्लस। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। ओके, देख सकते हो क्लोरीन के अंदर क्या है तो क्या आउटरमोस्ट सेल में क्या है तो क्या 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड इट रिक्वायर 1 more electron to complete its octet. If sodium and chlorine were to react, the electron lost by a sodium could be taken up by the chlorine. अभी हमने देखा कि सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन जो है और अगर क्लोरीन को मिलता है देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे देख सकते हैं Na281, ओके 2,8,1 यहाँ से देख सकते हैं 2,8,1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स में दिया है ना कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8, M सेल में 1, उसी वही लिखा है यहाँ पे Na यानी 2,8,1। अब इसमें से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया तो अब वहाँ पे क्या हो जाएगा 2,8 और वो एक इलेक्ट्रॉन था वो वहाँ पे E माइनस के फॉर्म में दिख रहा है। तो सोडियम जो था वो केटाइन बन गया, बराबर। वैसे ही क्लोरीन जो था वहाँ पे देख सकते हैं 2,8,7 देख सकते हैं क्लोरीन यानी 2,8,7 इलेक्ट्रॉन इन सेल्स में। सेम वे उसमें वो इलेक्ट्रॉन एक हमने दे दिए तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन जो था वो माइनस फॉर्म में हो गया 2,8,8। तो दिस वे व्हाट विल हैपन, Na प्लस क्लोरीन दोनों रिएक्ट किया और क्या बन गया Na प्लस Cl माइनस। ओके, तो ऐसे पूरा क्या होगा, NaCl आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। ओके, दिस वे आयोनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म। सेम वे सोडियम एंड क्लोरीन ion being oppositely charged attract each other and are held by the strong electrostatic force। ओके, तो ऑब्वियस है यहाँ पे देख सकते हो सोडियम जो है वो क्या है, प्लस चार्ज है और क्लोरीन जो है क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे और फोर्स दोनों के बीच में जनरेट होगी ऑफ एट्रैक्शन। तो एग्जिस्ट अ सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl। It should be noted that sodium chloride does not exist as a molecule, but aggregate of a oppositely charged ion। क्या होगा, oppositely charged ion होगा। Let us see the formation of a one more ionic compound, magnesium chloride। Okay, अब magnesium chloride के बारे में हम पढ़ेंगे। Mg which is 2,8,2 okay, इलेक्ट्रॉन सेल में Mg देख सकते हो 2,8,8 है ना, Kl और M में, K में 2, L में 8, M में 2। ओके, तो इससे हम क्या नीचे लिख सकते हैं, Mg 2,8,2। सो इफ़ वी रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया तो देख सकते हो ऑक्टेट कंप्लीट दिखेगा हमें, बराबर। सो Mg 2+ बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उसमें से। सेम वे क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन यानी क्या है 2,8,7 और एक ही इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है क्योंकि Cl जो है वो सिर्फ एक ही माइनस रेट कर सकता है। सो 2,8,8 सो इट विल बी क्लोराइड एनायन, इसलिए उसको हम क्लोराइड एनायन कहेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, Mg जो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से रोस्ट हुए या रिमूव हुए वो दोनों क्या करेंगे, 2 मोल ओके या 2 एटम्स ऑफ अ क्लोरीन, इट विल रिएक्ट विथ अ ट्रू एटम ऑफ अ क्लोरीन। 2 एटम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे और Mg2+ और Cl2 बनाएंगे, इसीलिए MgCl2 होता है। क्या होता है, MgCl2। एंड वैसे ही Na जो होता है वो NaCl होता है, एक ही क्लोरीन उसके साथ अटैच हो सकता है। बट Mg के अंदर 2 हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वो रिमूव करने की उसकी टेंडेंसी है या कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से Mg में से निकल सकते हैं। द कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल नॉन एज आयोनिक कंपाउंड। ऐसा जो है उसे हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और वी से इट एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड or a ionic compound. Why we say it is ionic compound? Because 2 ions, okay, positive ion or cation on anion, both of them react with each other and attach it with the electrostatic force। electrostatic force से क्या कर रहे हैं, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं और
कंबाइन हुए हैं और हमें दो आयन जो है वो कंबाइन होके मिला है, इसलिए इसे हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। कैन यू नेम द केटायन एनायन प्रेजेंट इन MgCl2? उसमें देख के हम कह सकते हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम आयोनिक कंपाउंड। NaCl तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 1074 है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1686। सेम वे LiCl का 887, CaCl2 का 1045, कैल्शियम ऑक्साइड का 2850 एंड MgCl2 का 981। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ आयोनिक कंपाउंड। You may have observed the following general properties for the ionic compound. Physical nature. Okay, first is the physical nature. Ionic compound are solid and are somewhat hard. Ionic compound जो होगा क्या होगा, solid होगा और थोड़ा hard होगा, because of the strong force of attraction between the positive and negative ion. क्यों? क्योंकि strong force of attraction है किन दोनों के बीच में, तो क्या पॉजिटिव एंड आयन नेगेटिव आयन के बीच में strong force होता है attraction। अभी पढ़ा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. Okay, if we are applying a pressure, what will happen? It get broken down. क्यों break हो जाता है? Because it is brittle. Now melting point and boiling point. Ionic compound have high melting point and boiling point. Ionic compound के अंदर क्या melting point भी high होगा, boiling point भी high होगा। This is because a considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction. क्यों? क्योंकि amount of energy ज़्यादा चाहिए क्या, strong inter तोड़ने के लिए। Solubility. Now electrovariant compound are generally soluble in water. Water के अंदर क्या है, आराम से soluble है, and insoluble in solvent such as kerosene, petrol, etc. इन सब के अंदर क्या है, insoluble है। Conduction of electricity. The conduction of electricity through a solution involves the movement of charge applied. कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट हो सकते हैं उसके बारे में कह रहे हैं। A solution of an ionic compound in water contain ion which move to the opposite electrode when electricity is passed through the solution. जब solution में पास होगा तो क्या करेगा, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड तक ये जो है पास होगा। आयोनिक कंपाउंड इन अ सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि सॉलिड के अंदर आयन जो है ओके उसका पास आउट होना, मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं है। सो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होगी नहीं। ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पास आउट होने देंगे नहीं, मूवमेंट करने देंगे नहीं। बट आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। सॉलिड स्टेट में ओके आयोनिक कंपाउंड जो है अगर वो सॉलिड स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करने देंगे नहीं, एंड वी से इट एज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड मोल्टन स्टेट में होगा, अगर आयोनिक कंपाउंड मोल्टन में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और कंडक्ट होने देगी। सो वी से इट एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और सॉलिड के अंदर बैड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास आउट होने देंगे नहीं, क्योंकि सॉलिड जो है वो रिजिड होता है। बट इन अ मोल्टन स्टेट, सो आयोनिक कंपाउंड अगर मोल्टन स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने देगा, कंडक्ट होने देगा। पर सॉलिड में होगा तो रिजिड होगा तो उसको पास आउट होने देगा नहीं। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू हीट। क्योंकि हीट के कारण क्या हुआ तो कि वो जो फोर्स जो थी वो क्या ओवरकम हो गई। थस द आयन्स मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए इसी कारण क्या मोल्टन स्टेट में क्या करेगा, आयन जो होगा वो फ्रीली मूव कर पाएगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पास आउट हो सकेगा। इसीलिए क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने देगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट इन अ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड, अगर आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने देगा नहीं। बट अगर आयोनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने देगा। क्यों? क्योंकि मोल्टन स्टेट में
वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो थी, ओके, वो क्या हो गई, तो क्या ओवरकम हो गई, और इसके कारण मॉल्टन स्टेट में क्या इलेक्ट्रॉन जो है या चार्ज जो है या आयन जो है वो फ्रीली मूव कर पाएगा एंड इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी, सॉलिड में होगी नहीं। नाउ वी विल सी वन वीडियो। That elements cannot be clearly classified into metals and non-metals based on their physical properties. Will chemical properties help? Let's understand chemical properties of metals first. When we're looking at chemical properties of metals, there are a few things we will look at. We will see what happens when metals are burnt in air, when metals react with water, when metals react with acids, and lastly, when metals react with solutions of other metal salts. Now in all these four categories, there's just one simple thing we will do. We will look at how reactive the metals are. If the metals react easily, may it be with oxygen or air or anything else, we say that they are more reactive. When it's more difficult for them to react, we say that they are less reactive. Let's focus on the first category, metals burnt in air. The most important points to note here is that almost all metals react with oxygen to form metal oxides. These metal oxides that are formed are usually basic, but they can also be amphoteric. What do we mean by amphoteric? Metal oxides which may show acidic as well as basic behaviors are known as amphoteric oxides. Most metal oxides are insoluble in water, but some may also dissolve to form alkalis. Okay, so metal oxides being formed in one thing, but do all metals react with oxygen at the same rate? Not really. Different metals show different levels of reactivity towards oxygen. Alkali metals such as sodium and potassium react vigorously with oxygen. In fact, they react even if they are just kept in the open, that is at room temperature. They don't even need fire to ignite the reaction. What about the other metals? Metals such as magnesium, aluminium, zinc and lead also react with oxygen at room temperature, but they react a bit differently. When they react with oxygen, their surfaces get covered with a thin protective layer of oxide. This layer protects the inner part from being oxidized. What about iron? Iron doesn't burn on heating, but iron fillings burn vigorously after being heated. And which metals do we have at the end of the spectrum? Yes, silver and gold. Can you guess how they react with oxygen when burnt? Silver and gold do not react with oxygen at all. Yes, they don't react even at high temperatures. So we see somewhat of a pattern event amongst the metals. Sodium and potassium are more reactive, whereas magnesium is relatively less reactive. But wait, burning in oxygen doesn't really help us to decide about the reactivity of zinc, iron, lead or copper. All we know about these four is that they form a thin layer of oxide around the metals. So just this category of burning metals in air isn't enough for us to judge the order of reactivity of these metals.